सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं जिन्हें न गिल्ट होता है, न फियर, न एम्पैथी। साइकोपैथ्स, कोल्ड, कैलकुलेटेड और बेहद खतरनाक। डॉक्टर केंट कील ने सालों तक इनके दिमाग को स्टडी किया है। मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से लेकर एडवांस्ड ब्रेन स्कैन्स तक उन्होंने रिवील किया है कि साइकोपैथ्स बाकी इंसानों से अलग कैसे होते हैं। क्या साइंस प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन फ्यूचर में क्रिमिनल बनेगा? क्या एक साइकोपैथ को क्योर किया जा सकता है, या फिर वे सच में बियॉन्ड रिपेयर हैं? चलो डाइव करते हैं द साइकोपैथ विस्परर की दुनिया में और एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे डार्क सीक्रेट्स। चैप्टर 1, द मेकिंग ऑफ अ साइकोपैथ विस्परर। ये चैप्टर डॉक्टर केंट कील के बारे में है और कैसे उन्होंने साइकोपैथी की स्टडी शुरू की। इसमें बताया गया है कि कैसे उनकी जर्नी फॉरेंसिक साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस तक पहुंची और उन्होंने क्रिमिनल बिहेवियर और ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज को समझने का प्रयास किया। समरी इन डिटेल। चैप्टर की शुरुआत कील के अर्ली एक्सपीरियंसेस से होती है, जहां वे बताते हैं कि उन्हें ह्यूमन ब्रेन और बिहेवियर में इंटरेस्ट कैसे आया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में डॉक्टर रॉबर्ट हेयर के साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड (PCLR) के बारे में सीखा, जो कि साइकोपैथ्स को आइडेंटिफाई करने का एक साइंटिफिक तरीका है। कील ने प्रिजन्स में जाकर इनमेट्स का स्टडी करना शुरू किया और देखा कि साइकोपैथ्स के दिमाग में कुछ खास न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। उन्होंने fMRI फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का उपयोग किया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें पता चला कि साइकोपैथ्स का एम्पैथी, इमोशंस और इंपल्स कंट्रोल अलग तरह से काम करता है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कील को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि एथिकल डिलेमास, डेंजरस क्रिमिनल्स के साथ काम करना और साइंटिफिक कम्युनिटी में स्केप्टिसिज्म। एग्जाम्पल 1, मीटिंग अ हाई स्कोरिंग साइकोपैथ इन प्रिजन। कील ने एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में एक ऐसे साइकोपैथ से मुलाकात की जिसका PCLR स्कोर बहुत हाई था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कील ने एक प्रिजनर से इंटरव्यू किया जो चार्मिंग और कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसकी बातचीत में कोई जेन्युइन इमोशंस नहीं थे। इस इनमेट ने बिना किसी गिल्ट के अपने वायलेंट क्राइम्स के बारे में बात की, जैसे कि मर्डर और फ्रॉड। उसने अपने विक्टिम्स के दर्द को महसूस करने की बजाय इसे सिर्फ एक स्ट्रैटेजी की तरह डिस्क्राइब किया। कील को यह देखकर शॉक लगा कि यह व्यक्ति अपने एक्शंस के लिए बिल्कुल रिमॉर्स फील नहीं करता था। इस इंटरैक्शन से कील को यह समझ आया कि साइकोपैथ्स में इमोशनल कोल्डनेस उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है। एग्जाम्पल 2, द रोल ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इन साइकोपैथ्स। कील ने साइकोपैथ्स के दिमाग को स्टडी करने के लिए fMRI ब्रेन स्कैन्स का इस्तेमाल किया। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उन्होंने देखा कि साइकोपैथ्स के लिम्बिक सिस्टम, खासकर अमिगडाला और पैरालिम्बिक रीजन्स में एक्टिविटी बहुत कम थी। ये ब्रेन रीजन्स इमोशंस, एम्पैथी और फियर रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं। एक साइकोपैथ इनमेट का ब्रेन स्कैन दिखा रहा था कि जब उसे फियर इंड्यूसिंग स्टिमुलाई दिखाया गया तो उसके दिमाग में कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं हुआ। एक नॉर्मल इंसान में ये रीजन्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स में ये रिस्पॉन्स वीक या एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइकोपैथ्स को फियर, गिल्ट या रिमॉर्स महसूस ही नहीं होता। एग्जाम्पल 3, द चैलेंज ऑफ गेनिंग ट्रस्ट इन प्रिजन। रिसर्च। प्रिजन में साइकोपैथ्स के साथ रिसर्च करना बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि वे हाईली मैनिपुलेटिव होते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कील ने देखा कि कई साइकोपैथ्स साइंटिस्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक इनमेट ने खुद को बहुत रिमॉर्सफुल दिखाने की कोशिश की ताकि वह कील की स्टडी में शामिल हो सके, लेकिन जब कील ने उसका PCLR स्कोर चेक किया तो उसे पता चला कि वह फेक इमोशंस दिखा रहा था। इस एक्सपीरियंस से कील को समझ आया कि साइकोपैथ्स सिर्फ वर्ड्स से नहीं पहचाने जा सकते, बल्कि उनके एक्शंस और ब्रेन एक्टिविटी को एनालाइज करना जरूरी है। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 1। साइकोपैथी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। साइकोपैथ्स का ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन सामान्य लोगों से अलग होता है। 2, साइकोपैथ्स चार्मिंग और इंटेलिजेंट हो सकते हैं। वे मैनिपुलेटिव होते हैं और नॉर्मल लोगों को आसानी से धोखा दे सकते हैं। 3, लैक ऑफ फियर और रिमॉर्स। वे गिल्ट या फियर महसूस नहीं करते, जिससे वे आसानी से क्राइम्स कमिट कर सकते हैं। 4, रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। साइकोपैथ्स साइंटिस्ट्स को ट्रिक कर सकते हैं।
इसलिए उनके साथ काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। 5. PCLR टेस्ट बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रॉबर्ट हेयर का साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड। PCLR साइकोपैथ्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 2 व्हाट इज अ साइकोपैथ। ये चैप्टर साइकोपैथ्स की डेफिनेशन और उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। डॉक्टर केंट कील यहां बताने की कोशिश करते हैं कि साइकोपैथ्स सिर्फ वायलेंट क्रिमिनल्स ही नहीं होते, बल्कि वे सोसाइटी में कई अलग अलग रोल्स में मौजूद हो सकते हैं। समरी इन डिटेल। इस चैप्टर की शुरुआत इस सवाल से होती है, साइकोपैथ कौन होता है। कील बताते हैं कि साइकोपैथ्स को PCLR साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे डॉक्टर रॉबर्ट हेयर ने डेवलप किया था। इस टेस्ट में 20 ट्रेट्स होते हैं, जिनका यूज यह समझने के लिए किया जाता है कि कोई इंसान साइकोपैथ है या नहीं। साइकोपैथ्स के की ट्रेट्स सुपरफिशियल चार्म, बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिक और पर्सुएसिव होते हैं। पैथोलॉजिकल लाइंग, बिना किसी गिल्ट के आसानी से झूठ बोलते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों की इमोशंस या पेन को महसूस नहीं कर पाते। मैनिपुलेटिवनेस, लोगों को कंट्रोल करने और ट्रिक करने में एक्सपर्ट होते हैं। लैक ऑफ रिमॉर्स, अपने एक्शंस के लिए गिल्ट या रिग्रेट महसूस नहीं करते। इंपल्सिविटी, बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। पैरासिटिक लाइफस्टाइल, दूसरों का फायदा उठाकर अपनी लाइफ जीते हैं, जैसे फ्रॉड या स्कैम्स करके। कील समझाते हैं कि हर साइकोपैथ सीरियल किलर नहीं होता, बल्कि कई साइकोपैथ्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, बिजनेस और सोशल सेटिंग्स में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल 1, द चार्मिंग कॉन आर्टिस्ट कील एक ऐसे फ्रॉडस्टर साइकोपैथ की कहानी बताते हैं जो हाईली इंटेलिजेंट और चार्मिंग था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये आदमी बहुत ही स्मार्ट और आर्टिकुलेट था और उसने कई लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर से धोखा दिया था। उसने बिजनेस इन्वेस्टर्स को यह विश्वास दिलाया कि वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन असल में वो सिर्फ लाइज और मैनिपुलेशन कर रहा था। जब उसे अरेस्ट किया गया और कील ने इंटरव्यू किया तो उसने जीरो रिमॉर्स दिखाया। उसने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं फिर से यही करूंगा। लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। इस केस से यह समझ आया कि साइकोपैथ्स हमेशा वायलेंट क्रिमिनल्स नहीं होते, वे व्हाइट कॉलर क्राइम्स में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल 2, द कोल्ड ब्लडेड किलर। एक और एग्जाम्पल में कील एक होमिसाइड केस के बारे में बताते हैं, जिसमें एक साइकोपैथ ने बिना किसी इमोशनल रिएक्शन के एक इंसान की हत्या कर दी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये क्रिमिनल एक्सट्रीमली काम और कलेक्टेड था, इवन जब वो अपने क्राइम के बारे में डिटेल में बता रहा था। उसने कहा कि उसने किसी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसे मजा आता था और उसने सोचा कि वह इससे बच सकता है। जब कील ने उसे एम्पैथी या गिल्ट के बारे में सवाल किए तो उसने ब्लैंक एक्सप्रेशन रखा और बोला, मुझे परवाह नहीं, वो बस एक इंसान था, कुछ खास नहीं। जब कील ने उसका ब्रेन स्कैन किया तो पाया कि उसके एमीजेडाला और इमोशनल प्रोसेसिंग एरियाज में बहुत कम एक्टिविटी थी। ये साबित करता है कि साइकोपैथ्स को इमोशंस नॉर्मल इंसानों की तरह प्रोसेस नहीं होते। एग्जाम्पल 3, द साइकोपैथ इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। साइकोपैथ्स सिर्फ प्रिजन्स में ही नहीं होते, कई लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी साइकोपैथ्स हो सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कील बताते हैं कि कुछ CEO, हाई रैंकिंग अधिकारी और बिजनेस लीडर्स में भी साइकोपैथिक ट्रेट्स पाए जाते हैं। ये लोग चार्मिंग और इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें पावर, मनी और कंट्रोल की भूख होती है। एक CEO का एग्जाम्पल दिया गया जिसने अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट किया, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस अपनाई और फिर भी उसे किसी भी गिल्ट या रिग्रेट का एहसास नहीं हुआ। ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि कॉर्पोरेट साइकोपैथ्स में भी लो एम्पैथी और हाई इंपल्सिविटी होता है, बस वे इसे वायलेंट क्राइम में नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रेटजीज में यूज करते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 2। 1, साइकोपैथ्स सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं होते, वे कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस में भी पाए जाते हैं। 2, साइकोपैथी एक स्पेक्ट्रम है, कुछ साइकोपैथ्स वायलेंट होते हैं जबकि कुछ मैनिपुलेटिव और एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। 3, ब्रेन डिफरेंसेस मैटर। साइकोपैथ्स का दिमाग फियर, एम्पैथी और गिल्ट को नॉर्मल लोगों की तरह प्रोसेस नहीं करता। 4, PCLR टेस्ट सबसे एक्यूरेट है। किसी को साइकोपैथ डिक्लेयर करने के लिए साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड का यूज किया जाता है। 5,
नोट ऑन एल साइकोपैथ्स आर इविल। कुछ साइकोपैथ्स अपनी इंटेलिजेंस का पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि हाई रिस्क बिजनेस स्ट्रेटजीज में। चैप्टर 3 द प्रिजन स्टडी। इस चैप्टर में डॉक्टर केंट कीहल बताते हैं कि उन्होंने प्रिजन इनमेट्स पर कैसे रिसर्च की और साइकोपैथ्स के दिमाग का साइंटिफिक स्टडी कैसे किया। यह चैप्टर रियल लाइफ प्रिजन एक्सपीरियंसेस, ब्रेन इमेजिंग और साइकोपैथी टेस्टिंग के बारे में है। समरी इन डिटेल। डॉक्टर कील ने अपनी रिसर्च के लिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में जाकर ऐसे क्रिमिनल्स से बातचीत की जिनमें साइकोपैथिक ट्रेट्स थे। उनका गोल था 1. साइकोपैथ्स के ब्रेन एक्टिविटी को स्कैन करना। 2. उनके बिहेवियर और इमोशंस को एनालाइज करना। 3. ये समझना कि उनके डिसीजन मेकिंग और एम्पैथी में क्या कमी होती है। इसके लिए उन्होंने मोबाइल एफएमआरआई स्कैनर का इस्तेमाल किया, जिसे वे जेल के अंदर ले गए। यह एक क्रांतिकारी तकनीक थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने वास्तविक दुनिया में साइकोपैथ्स के ब्रेन स्कैन्स इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं किए थे। एग्जाम्पल 1. द फर्स्ट एफएमआरआई स्कैन ऑन अ साइकोपैथ। कील की टीम ने पहली बार एक डायग्नोज्ड साइकोपैथ का एफएमआरआई ब्रेन स्कैन किया। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह व्यक्ति एक वायलेंट क्रिमिनल था जिसने मल्टीपल मर्डर्स किए थे। जब उसे इमोशनली चार्ज्ड इमेजेस जैसे कि सैड फेसेस, क्राइंग पीपल दिखाई गईं, तो उसके अमिगडला और इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर्स में ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी दिखी। इसका मतलब था कि वह इंसान दूसरों के दर्द और इमोशंस को महसूस नहीं कर सकता था। इसके उलट जब उसे रिवॉर्ड बेस्ड स्टिमुलाई जैसे पैसा, पावर और वेपन्स दिखाई गईं, तो उसके डोपामीन सेंटर्स में हाई एक्टिविटी देखी गई। इससे साबित हुआ कि साइकोपैथ्स को फियर या गिल्ट महसूस नहीं होता, लेकिन वे पावर और रिवॉर्ड्स के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं। एग्जाम्पल 2 द मैनिपुलेटिव इनमेट। प्रिजन में कील की मुलाकात एक ऐसे इनमेट से हुई जो हाईली मैनिपुलेटिव और इंटेलिजेंट था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस प्रिजनर को बहुत बार फ्रॉड और कॉनिंग के लिए अरेस्ट किया गया था। उसने कील से फेक इमोशंस दिखाने की कोशिश की ताकि रिसर्च में उसे कुछ फायदा मिल सके। जब उसने अपना साइकोपैथी टेस्ट दिया तो उसका स्कोर बहुत हाई था, जो यह दिखाता था कि वह पैथोलॉजिकल लायर और मैनिपुलेटिव था। जब उसका ब्रेन स्कैन किया गया तो उसमें मॉरल डिसीजन मेकिंग एरियाज जैसे कि वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में लो एक्टिविटी दिखी। इसका मतलब था कि वह व्यक्ति एथिक्स या मोरालिटी को नॉर्मल इंसानों की तरह प्रोसेस नहीं कर सकता था। कील ने महसूस किया कि साइकोपैथ्स सिर्फ वायलेंस के लिए नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन और डिसेप्शन के लिए भी जाने जाते हैं। एग्जाम्पल 3 द यंग ऑफेंडर विद साइकोपैथिक ट्रेट्स। एक और केस स्टडी में कील ने देखा कि एक यंग इनमेट में भी साइकोपैथिक ट्रेट्स थे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह प्रिजनर सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसने मल्टीपल क्राइम्स किए थे, जिसमें रॉबरी और असॉल्ट शामिल थे। जब उसका PCLR टेस्ट किया गया तो उसने साइकोपैथिक ट्रेट्स दिखाए, जैसे कि लैक ऑफ रिमॉर्स, इंपल्सिविटी और पैथोलॉजिकल लाइंग। उसके ब्रेन स्कैन में पाया गया कि उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इंपल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को रेगुलेट करता है, में लो एक्टिविटी थी। इससे कील ने यह हाइपोथेसिस बनाई कि साइकोपैथी चाइल्डहुड से ही डेवलप हो सकता है और कुछ लोग नेचुरली इस डिसऑर्डर के साथ पैदा होते हैं। चैलेंजेस इन प्रिजन रिसर्च। डॉक्टर कील ने बताया कि प्रिजन्स में रिसर्च करना आसान नहीं था। मेजर चैलेंजेस। 1. सिक्योरिटी इश्यूज। हाई रिस्क क्रिमिनल्स के साथ काम करना डेंजरस हो सकता था। 2. मैनिपुलेशन रिस्क। कई साइकोपैथ्स साइंटिस्ट्स को ट्रिक करने की कोशिश करते थे। 3. लिमिटेड रिसोर्सेज। प्रिजन एनवायरनमेंट में हाई टेक इक्विपमेंट को सेटअप करना मुश्किल था। इसके बावजूद कील की टीम ने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की जो साइकोपैथी को न्यूरोसाइंटिफिक लेवल पर समझने में मदद करती है। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 3। 1. साइकोपैथ्स का ब्रेन नॉर्मल इंसानों से अलग होता है। उनके अमिगडला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम एक्टिव होते हैं। 2. साइकोपैथ्स इमोशंस को नॉर्मल तरीके से प्रोसेस नहीं करते। उन्हें फियर, गिल्ट या एम्पैथी महसूस नहीं होता। 3. मैनिपुलेशन उनके पर्सनैलिटी का एक कोर पार्ट है। वे साइंटिस्ट को भी ट्रिक कर सकते हैं। 4. साइकोपैथी चाइल्डहुड से शुरू हो सकता है। यंग ऑफेंडर्स में भी साइकोपैथिक ट्रेट्स देखे गए। 5. प्रिजन रिसर्च करना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन यह साइकोपैथी को साइंटिफिकली समझने के लिए बहुत जरूरी है।
फाइनल थॉट्स। ये चैप्टर ये साबित करता है कि साइकोपैथी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसे ब्रेन स्कैन्स और बिहेवियरल एनालिसिस से साइंटिफिकली मेजर किया जा सकता है। चौथा अध्याय, एक मनोरोगी की दृष्टि। इस अध्याय में डॉ. केंट कील साइकोपैथ्स के दिमाग की डिटेल्ड स्टडी करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं। यह चैप्टर न्यूरोसाइंस, ब्रेन स्ट्रक्चर और रियल लाइफ केस स्टडीज पर बेस्ड है, जिससे हमें यह पता चलता है कि साइकोपैथ्स में थॉट प्रोसेस और इमोशंस कैसे काम करते हैं। समरी इन डिटेल। कील बताते हैं कि साइकोपैथ्स का दिमाग नॉर्मल ह्यूमंस से बहुत अलग तरीके से काम करता है। उनका फोकस दो मेन चीजों पर होता है। एक, साइकोपैथ्स के ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा, उनका थॉट प्रोसेस नॉर्मल लोगों से कैसे अलग होता है। साइकोपैथ्स को इमोशंस महसूस करने में प्रॉब्लम होती है, खासकर फियर, गिल्ट और एम्पैथी जैसी इमोशंस। कील ने अपने एफएमआरआई ब्रेन स्कैन से यह प्रूव किया कि साइकोपैथ्स के लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस कंट्रोल करता है, में एक्टिविटी बहुत कम होती है, खासकर अमिगडाला, जो फियर और इमोशंस प्रोसेस करता है, और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मॉरल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कम एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल 1, द फियरलेस क्रिमिनल। कील ने एक ऐसे साइकोपैथ का केस स्टडी किया जो डेंजरस सिचुएशंस में भी डर महसूस नहीं करता था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह प्रिजनर एक रिपीट ऑफेंडर था और उसने कई बार वायलेंट क्राइम्स किए थे। जब उसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में डाला गया तब भी उसने कोई फियर रिएक्शन नहीं दिखाया। कील ने उसका ब्रेन स्कैन किया और पाया कि उसका एमिगडाला, फियर सेंटर, बहुत कम एक्टिव था। इससे यह समझ आया कि साइकोपैथ्स को फियर या डेंजर नॉर्मल इंसानों की तरह महसूस नहीं होता। यही कारण है कि कई साइकोपैथ्स रेकलेस बिहेवियर दिखाते हैं और हाई रिस्क क्राइम्स करते हैं। एग्जाम्पल 2, द गिल्टलेस किलर। एक और केस स्टडी में कील ने एक ऐसे साइकोपैथ का इंटरव्यू किया जिसने मल्टीपल मर्डर्स किए थे, लेकिन उसे कोई गिल्ट नहीं था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह व्यक्ति कोल्ड ब्लडेड किलर था और उसने अपने विक्टिम्स को मारने के बाद जीरो रिमॉर्स दिखाया। जब कील ने उससे पूछा कि क्या उसे अपने एक्शंस का पछतावा है, तो उसने कहा, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कमजोर थे और मैं उनसे बेहतर हूं। उसके ब्रेन स्कैन में देखा गया कि उसका वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो गिल्ट और मोरलिटी रेगुलेट करता है, बहुत कम एक्टिव था। इसका मतलब यह था कि वह व्यक्ति एथिकल या मॉरल वैल्यूज को नॉर्मल इंसानों की तरह प्रोसेस नहीं कर सकता था। एग्जाम्पल 3, द चार्मिंग मैनिपुलेटर। साइकोपैथ्स सिर्फ वायलेंट क्रिमिनल्स नहीं होते, कई हाईली इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव भी होते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कील ने एक ऐसे इनमेट से बात की जिसने बिजनेस फ्रॉड और स्कैम्स करके करोड़ों रुपए कमाए थे। वह दिखने में चार्मिंग, आर्टिकुलेट और कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करना था। जब उसका ब्रेन स्कैन किया गया तो उसके इंसुला और लिम्बिक सिस्टम, जो एम्पैथी और गिल्ट रेगुलेट करते हैं, में लो एक्टिविटी दिखी। इसका मतलब था कि वह दूसरों के इमोशंस को समझने में सक्षम था, लेकिन उसे उनके फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। यही कारण है कि कई साइकोपैथ्स सक्सेसफुल कॉन आर्टिस्ट्स, सीईओज और पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। साइकोपैथ्स का थॉट प्रोसेस नॉर्मल लोगों से कैसे अलग होता है। 1, नो फियर। साइकोपैथ्स को डेंजरस सिचुएशंस में भी डर महसूस नहीं होता। 2, नो गिल्ट और रिमॉर्स। वे अपने एक्शंस के लिए पछतावा नहीं महसूस करते। 3, हाईली मैनिपुलेटिव। वे चार्म और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। 4, इमोशनली डिटैच्ड। उन्हें एम्पैथी और डीप इमोशंस महसूस नहीं होते। 5, इम्पल्सिव बिहेवियर। वे बिना सोचे समझे हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 4। 1, साइकोपैथ्स का ब्रेन नॉर्मल लोगों से अलग होता है। 2, उनका अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम एक्टिव होता है, जिससे उन्हें फियर, गिल्ट और एम्पैथी महसूस नहीं होती। 3, वे दूसरों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। 4, उनका डिसीजन मेकिंग इंपल्सिव और हाई रिस्क होता है। 5, साइकोपैथी सिर्फ वायलेंट क्राइम्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस, पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। फाइनल थॉट्स। यह चैप्टर बताता है कि साइकोपैथ्स मेंटली इल नहीं होते, बल्कि उनका ब्रेन स्ट्रक्चर और इमोशंस प्रोसेसिंग सिस्टम अलग तरह से काम करता है।
उनके दिमाग में फियर और गिल्ट की कमी होती है, जिससे वे सोसाइटी के लिए डेंजरस या मैनिपुलेटिव बन सकते हैं। चैप्टर 5, द ब्रेन ऑन फायर। इस चैप्टर में डॉक्टर केंट कील साइकोपैथ्स के दिमाग की एबनॉर्मल एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। वह एक्सप्लेन करते हैं कि साइकोपैथ्स का ब्रेन हमेशा हाई एनर्जी मोड में क्यों रहता है और उनकी इंपल्सिविटी और अग्रेशन के पीछे न्यूरोसाइंटिफिक रीजंस क्या हैं। समरी इन डिटेल। डॉक्टर कील बताते हैं कि साइकोपैथ्स का दिमाग एक तरह से ऑन फायर रहता है, यानी यह हमेशा ओवर एक्टिव और हाइपर स्टिमुलेटेड रहता है। साइकोपैथ्स का लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस और इंपल्सेस कंट्रोल करता है, और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल रेगुलेट करता है, नॉर्मल लोगों की तुलना में बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। मेन पॉइंट्स। 1, हाइपर एक्टिव ब्रेन। साइकोपैथ्स का ब्रेन हमेशा एक्साइटमेंट और थ्रिल की तलाश में रहता है। 2, इंपल्सिविटी और एग्रेशन। उनका दिमाग उन्हें हाई रिस्क और इंपल्सिव बिहेवियर की तरफ पुश करता है। 3, लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। वे अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, खासकर एंगर और फ्रस्ट्रेशन। कीहल बताते हैं कि साइकोपैथ्स का ब्रेन स्कैन करने पर उनका एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और अमिगडाला बहुत ओवर एक्टिव पाए गए, जो यह दिखाता है कि उनका दिमाग एक्साइटमेंट और स्टिमुलेशन की क्रेविंग करता है। So इस एग्जाम्पल 1, द थ्रिल सीकिंग क्रिमिनल कील, एक ऐसे साइकोपैथ प्रिजनर के बारे में बताते हैं जो एड्रेनलिन रश और थ्रिल के लिए क्राइम्स करता था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह इनमेट हमेशा डेंजरस और हाई रिस्क क्राइम्स में इन्वॉल्व रहता था, जैसे आर्म्ड रॉबरी, हाई स्पीड कार चेसेस और एक्सट्रीम वायलेंस। जब उससे पूछा गया कि वह बार बार ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा, मुझे एड्रेनालाइन रश पसंद है, मुझे एक्साइटमेंट चाहिए वरना मैं बोर हो जाता हूं। जब उसका ब्रेन स्कैन किया गया तो पाया गया कि उसका डोपामाइन सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव था, जिससे वह हमेशा थ्रिल और स्टिमुलेशन की तलाश में रहता था। साइकोपैथ्स का यह व्यवहार ड्रग एडिक्ट से मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों ही हाई डोपामाइन एक्टिविटी के कारण लगातार थ्रिल और रिस्क टेकिंग बिहेवियर की तलाश करते हैं। एग्जाम्पल 2, द शॉर्ट टेम्पर्ड साइकोपैथ। कील ने एक ऐसे साइकोपैथ का स्टडी किया जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और एक्सट्रीम एग्रेशन दिखाता था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह प्रिजनर छोटी छोटी बातों पर वायलेंट हो जाता था और फाइट्स में इन्वॉल्व होता था। जब उसका ब्रेन स्कैन किया गया तो उसके अमिगडाला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में एबनॉर्मल एक्टिविटी पाई गई। इसका मतलब यह था कि वह अपनी एंगर और अग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता था। कीहल बताते हैं कि साइकोपैथ्स में सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए वे छोटी छोटी बातों पर हिंसक और इंपल्सिव हो सकते हैं। एग्जाम्पल 3, द मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड। साइकोपैथ्स सिर्फ इंपल्सिव और अग्रेसिव नहीं होते, बल्कि कुछ बहुत कैलकुलेटिव और मैनिपुलेटिव भी होते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कील ने एक ऐसे व्हाइट कॉलर साइकोपैथ का स्टडी किया जिसने फाइनेंशियल फ्रॉड करके करोड़ों की स्कैम की थी। वह कोल्ड, कैलकुलेटिंग और हाईली इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके अंदर कोई गिल्ट या रिमॉर्स नहीं था। उसका ब्रेन स्कैन किया गया तो देखा गया कि उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम में अन्यथा कनेक्टिविटी थी। इससे यह साबित हुआ कि कुछ साइकोपैथ्स इंपल्सिव की बजाय हाइपर कैलकुलेटिव होते हैं और वे अपने हाई रिस्क और अनएथिकल डिसीजंस को एक्साइटमेंट और पावर के लिए लेते हैं। साइकोपैथ्स का ब्रेन ऑन फायर क्यों होता है? 1, डोपामाइन ओवरलोड। उनका डोपामाइन सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, जिससे वे हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट की तलाश में रहते हैं। 2, लो इमोशनल कंट्रोल। उनका एमिगडाला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स उन्हें एंगर और इंपल्सिविटी को कंट्रोल करने नहीं देते। 3, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। उन्हें नॉर्मल लोगों की तुलना में ज्यादा सी जी चाहिए, इसलिए वे हमेशा डेंजरस और एक्सट्रीम बिहेवियर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। 4, लैक ऑफ फियर। उनका दिमाग फियर सिग्नल्स को सप्रेस करता है, जिससे वे हाई रिस्क सिचुएशंस में भी बिना डरे एंटर कर सकते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 5। 1, साइकोपैथ्स का दिमाग हमेशा स्टिमुलेशन की तलाश में रहता है। 2, उनका डोपामाइन सिस्टम ओवर एक्टिव होता है, जिससे वे थ्रिल और रिस्क टेकिंग बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। 3, वे अपनी एंगर और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। 4, उनका ब्रेन नॉर्मल लोगों से अलग तरह से वायर्ड होता है, जिससे वे इंपल्सिव और मैनिपुलेटिव बन सकते हैं। 5,
उनका फियर रिस्पॉन्स कमजोर होता है, जिससे वे बिना डर हाई रिस्क एक्शंस ले सकते हैं। फाइनल थॉट्स। यह चैप्टर बताता है कि साइकोपैथ्स का दिमाग ओवर एक्टिव और हाइपर स्टिमुलेटेड रहता है, जिससे वे हमेशा हाई रिस्क और इम्पल्सिव बिहेवियर की तरफ खींचते हैं। उनके दिमाग की यह अनॉर्मल एक्टिविटी उन्हें डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। चैप्टर 6 द केस ऑफ मिस्टर टी। इस चैप्टर में डॉक्टर केंट कील एक रियल लाइफ केस स्टडी के जरिए साइकोपैथी को और गहराई से समझाते हैं। वे मिस्टर टी नामक एक इनमेट की कहानी बताते हैं जो साइकोपैथी के एक्सट्रीम एग्जाम्पल के रूप में सामने आता है। ये चैप्टर हमें साइकोपैथ्स की बिहेवियर और उनके ब्रेन फंक्शनिंग के बारे में और इंसाइट्स देता है। समरी इन डिटेल। मिस्टर टी एक ऐसा प्रिजनर था जो एक्सट्रीम वायलेंस और मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व था, और उसकी साइकोपैथी को समझने के लिए कील ने गहरे तरीके से उसकी बिहेवियरल पैटर्न्स और ब्रेन स्कैन्स पर फोकस किया। मिस्टर टी की कहानी। मिस्टर टी एक वायलेंट क्रिमिनल था जिसने सेवरल मर्डर्स और असॉल्ट्स किए थे। वह बहुत मैनिपुलेटिव और चार्मिंग था, लेकिन उसकी लैक ऑफ एम्पैथी और एक्सट्रीम वायलेंस ने उसे साइकोपैथ बना दिया था। कील ने उसकी ब्रेन इमेजिंग और साइकोपैथी टेस्ट किया और पाया कि उसके दिमाग में सिग्निफिकेंट एबनॉर्मैलिटीज थीं। एग्जाम्पल 1 द कोल्ड ब्लडेड किलर। मिस्टर टी के साथ कील की मुलाकात एक जेल के इंटरव्यू के दौरान हुई। मिस्टर टी ने अपनी वायलेंट पास्ट के बारे में बताया और कैसे वह बिना किसी रिमॉर्स या गिल्ट के मर्डर करता था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मिस्टर टी ने बताया कि उसे किसी को मारने में कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस या गिल्ट महसूस नहीं होती थी। जब उसे साइकोपैथी टेस्ट दिया गया तो उसका स्कोर बहुत हाई था, जो यह बताता था कि वह पैथोलॉजिकली वायलेंट था। जब कील ने उसका ब्रेन स्कैन किया तो पाया कि उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला में वेरी लो एक्टिविटी थी। इसका मतलब यह था कि मिस्टर टी को फियर, गिल्ट और एम्पैथी जैसी इमोशंस महसूस नहीं होती थीं और वह मॉरल डिसीजंस लेने में असमर्थ था। एग्जाम्पल 2 द मैनिपुलेटिव चार्म। मिस्टर टी का बिहेवियर सिर्फ वायलेंट नहीं था, बल्कि वह बहुत मैनिपुलेटिव भी था। वह प्रिजन गार्ड्स और फेलो इनमेट्स को आसानी से मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वह अपने चार्म और सोशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता था ताकि दूसरों को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके और अपने सेल्फिश मोटिव्स को अचीव कर सके। कील ने बताया कि मिस्टर टी का ब्रेन स्ट्रक्चर उसे मैनिपुलेटिव बिहेवियर करने में सक्षम बनाता था। उसके ब्रेन स्कैन में देखा गया कि उसके वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मॉरल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व्ड होता है, में कम एक्टिविटी थी, जिससे वह मॉरल कंसिडरेशंस को नजरअंदाज कर सकता था। कील ने यह पाया कि साइकोपैथ्स डीप इमोशनल मैनिपुलेशन कर सकते हैं क्योंकि उनका दिमाग नॉर्मल इमोशंस को प्रोसेस नहीं करता। एग्जाम्पल 3 द लैक ऑफ फियर एंड गिल्ट। मिस्टर टी के साथ और एक खास बात यह थी कि वह किसी भी डेंजरस सिचुएशन में फियर या गिल्ट महसूस नहीं करता था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वह वायलेंट एक्ट्स करने के बाद भी अपने एक्शंस के लिए जीरो रिमॉर्स दिखाता था। एक बार उसने एक प्रिजन फाइट में एक इनमेट को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन उसे उसके एक्शंस का कोई पछतावा नहीं था। कील ने उसकी ब्रेन एक्टिविटी पर फोकस किया और पाया कि उसके अमिगडाला में ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी थी, जो यह दिखाता था कि उसे फियर या इमोशनल डिस्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा था। इस एग्जाम्पल से यह सिद्ध हुआ कि साइकोपैथ्स के ब्रेन में फियर और गिल्ट रिस्पॉन्सेस काफी कम होते हैं, जिससे वे अपनी वायलेंट इंपल्सेस को एक्ट आउट करने में सक्षम होते हैं। द न्यूरोसाइंस बिहाइंड मिस्टर टीज बिहेवियर। मिस्टर टी का केस यह साबित करता है कि साइकोपैथ्स का ब्रेन नॉर्मल इंसानों से बहुत अलग होता है। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एमिगडाला, जो इमोशंस और फियर को रेगुलेट करता है, कम एक्टिव होते हैं। 1 लो एक्टिविटी इन अमिगडाला। मिस्टर टी को फियर और गिल्ट जैसी इमोशंस का कोई अनुभव नहीं था क्योंकि उसके अमिगडाला में कम एक्टिविटी थी। 2 वीक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर था, जिससे वह इंपल्सिव डिसीजंस और वायलेंट बिहेवियर में इन्वॉल्व्ड रहता था। 3 हाई मैनिपुलेटिव एबिलिटी। मिस्टर टी को दूसरों को मैनिपुलेट करने में आसानी होती थी क्योंकि उसका ब्रेन स्ट्रक्चर उसे इमोशनली डिटैच्ड रहने में मदद करता था। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 6। 1 साइकोपैथ्स का ब्रेन स्ट्रक्चर नॉर्मल से अलग होता है, जिससे उनकी वायलेंट बिहेवियर
और लैक ऑफ एम्पैथी को समझा जा सकता है। 2. मिस्टर टी जैसे साइकोपैथ्स को फियर और गिल्ट महसूस नहीं होता, जिससे वे एक्सट्रीम वायलेंस और मैनिपुलेशन कर सकते हैं। 3. मैनिपुलेशन साइकोपैथ्स का एक कोर फीचर है, क्योंकि उनका ब्रेन इमोशंस को प्रोसेस नहीं करता। 4. ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज की वजह से साइकोपैथ्स में इंपल्सिविटी और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होती है। 5. रियल लाइफ केस स्टडीज जैसे मिस्टर टी का हमें साइकोपैथी के अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कॉजेस को समझने में मदद करते हैं। फाइनल थॉट्स। चैप्टर 6 में डॉक्टर कील ने मिस्टर टी के केस स्टडी से यह साबित किया कि साइकोपैथ्स का बिहेवियर ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज की वजह से होता है। उनका लैक ऑफ एम्पैथी, हाई इंपल्सिविटी और मैनिपुलेटिव बिहेवियर उनके ब्रेन स्ट्रक्चर के कारण होता है, जो उन्हें वायलेंट और सोशली डिसरप्टिव बना देता है। चैप्टर 7, इनसाइड द माइंड ऑफ अ किलर। इस चैप्टर में डॉक्टर केंट कील हमें साइकोपैथ्स की डार्क साइड को और गहराई से समझाते हैं। वह सीरियल किलर्स और वायलेंट क्रिमिनल्स के दिमाग में घुसकर उनकी मानसिकता, मोटिवेशंस और एक्शंस को न्यूरोसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। यह चैप्टर साइकोपैथी के एक्सट्रीम फॉर्म्स को समझने में मदद करता है, जैसे कि एक किलर का माइंड कैसा होता है और वह कैसे वायलेंट क्राइम्स करता है। समरी इन डिटेल। डॉक्टर कील किलर साइकोपैथ्स के मानसिक स्थिति को समझने के लिए उनके ब्रेन स्कैन्स और बिहेवियरल पैटर्न्स का अध्ययन करते हैं। वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि साइकोपैथ्स के दिमाग में क्या होता है जब वे किसी को मारते हैं और वह कैसे अपनी वायलेंस को रैशनलाइज करते हैं। इनसाइड द माइंड ऑफ अ किलर। कील बताते हैं कि सीरियल किलर्स और वायलेंट क्रिमिनल्स के दिमाग में इमोशनली डिटैच्ड और कोल्ड ब्लडेड तरीके से डिसीजन मेकिंग होता है। उनका दिमाग किसी भी मॉरल डिलेमा को लॉजिक के लेंस से देखता है, न कि इमोशनल या एथिकल पर्सपेक्टिव से। एग्जाम्पल 1, द कोल्ड कैलकुलेशन ऑफ वायलेंस। कील ने एक सीरियल किलर का केस स्टडी किया जो कई मर्डर्स करने के बाद भी इमोशनली अनअफेक्टेड था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह किलर अपनी वायलेंट एक्ट्स को एक बिजनेस की तरह देखता था। वह मर्डर को एक टास्क मानता था जिसे उसे कंप्लीट करना होता था। जब कील ने उससे पूछा कि क्या उसे अपने एक्शंस पर कोई पछतावा है, तो उसने कहा, मैंने किया क्योंकि मुझे करना था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे मरे या नहीं। जब उसका ब्रेन स्कैन किया गया तो पाया गया कि उसके एमीजेडला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में लो एक्टिविटी थी, जिससे यह साबित हुआ कि उसे फियर या गिल्ट महसूस नहीं होती थी। उसका दिमाग कोल्ड कैलकुलेशन और डिटैच्ड थिंकिंग में लिप्त था, जिससे वह वायलेंस को प्रैग्मेटिक और अनइमोशनल तरीके से अंजाम देता था। एग्जाम्पल 2, द साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट। कील ने एक और वायलेंट क्रिमिनल का स्टडी किया जो अपने विक्टिम्स की हत्या करने के बाद बहुत काल्म रहता था। वह खुद को एंटायरली डिटैच्ड महसूस करता था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह किलर अपनी वायलेंट एक्ट्स को एक बिजनेस की तरह देखता था। वह मर्डर को एक टास्क मानता था जिसे उसे कंप्लीट करना होता था। जब कील ने उससे पूछा कि क्या उसे अपने एक्शंस पर कोई पछतावा है, तो उसने कहा, मैंने किया क्योंकि मुझे करना था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे मरे या नहीं। जब उसका ब्रेन स्कैन किया गया तो पाया गया कि उसके एमीजेडला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में लो एक्टिविटी थी, जिससे यह साबित हुआ कि उसे फियर या गिल्ट महसूस नहीं होती थी। उसका दिमाग कोल्ड कैलकुलेशन और डिटैच्ड थिंकिंग में लिप्त था, जिससे वह वायलेंस को प्रैग्मेटिक और अनइमोशनल तरीके से अंजाम देता था। एग्जाम्पल 2, द साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट। कील ने एक और वायलेंट क्रिमिनल का स्टडी किया जो अपने विक्टिम्स की हत्या करने के बाद बहुत काल्म रहता था। वह खुद को एंटायरली डिटैच्ड महसूस करता था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये इंडिविजुअल अपनी वायलेंट एक्शंस को लॉजिकल डिसीजंस के रूप में देखता था, जैसे कोई बिजनेस डिसीजन लिया जाए। उसने बताया कि उसे कभी भी अपनी विक्टिम्स के बारे में एम्पैथी या गिल्ट महसूस नहीं हुआ। उसके ब्रेन स्कैन में पाया गया कि उसका वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मॉरल डिसीजन मेकिंग और एम्पैथी में इन्वॉल्व्ड होता है, ऑलमोस्ट इनएक्टिव था, जिससे वह मॉरली इनसेंसिटिव और इमोशनली डिटैच था। यह डिटैचमेंट उसे अपनी वायलेंट एक्शंस को रैशनलाइज करने में मदद करता था और उसे कभी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होती थी। एग्जाम्पल 3, द इमोशनल नम्बनेस। डॉक्टर कील ने एक प्रिजनर का एग्जाम्पल दिया जो एक किलिंग स्प्री में इन्वॉल्व था और उसने कई लोगों को बेरहमी से मारा।
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह प्रिजनर अपनी वायलेंस को इमोशनल नमनेस के रूप में जस्टिफाई करता था। उसे फीलिंग्स ऑफ रेज या गिल्ट महसूस नहीं होती थी, बल्कि वह अपने विक्टिम्स को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखता था। कील ने उसे पूछा कि वह वायलेंस करने के बाद हाउ डज ही फील, तो उसने जवाब दिया, बस मैंने अपनी जरूरत पूरी की, मुझे खुद को बेहतर महसूस करने की जरूरत थी। जब उसका ब्रेन स्कैन किया गया तो पता चला कि उसका इंसुला, जो एम्पैथी और इमोशन प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व्ड है, और अमिगडाला, जो फियर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, दोनों की एक्टिविटी काफी कम थी। इसका मतलब यह था कि वह अपने एक्शंस के लिए कोई इमोशनल रिस्पॉन्स महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसका दिमाग इमोशनली नम था। द न्यूरोसाइंस ऑफ अ किलर्स माइंड कील। ये बताते हैं कि किलर साइकोपैथ्स का दिमाग इमोशनली डिटैच्ड, इम्पल्सिव और हाईली कैलकुलेटेड होता है। उनके ब्रेन स्कैन्स में यह दिखता है कि उनकी अमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम होती है, जिससे वे अपनी वायलेंट इंपल्सेस को रैशनलाइज करने में सक्षम होते हैं। 1. इमोशनल डिटैचमेंट। किलर साइकोपैथ्स में एम्पैथी, गिल्ट और रिमॉर्स का कमी होता है, जिससे वे किसी की हत्या को इमोशनल रिस्पॉन्स की बजाय एक कोल्ड कैलकुलेशन की तरह देखते हैं। 2. कोल्ड कैलकुलेशन। उनके डिसीजन मेकिंग में इमोशनलेस रैशनैलिटी होती है, जो उन्हें वायलेंट एक्शंस को कोल्डली एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। 3. इम्पल्सिविटी विद डिटैचमेंट। साइकोपैथ्स के दिमाग में इम्पल्सिविटी और कैलकुलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे वे एक्सट्रीम वायलेंस को बिना किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस के एग्जीक्यूट करते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 7। 1. साइकोपैथ्स का माइंड वायलेंस को इमोशनली डिटैच्ड और कोल्ड कैलकुलेशन के रूप में देखता है। 2. वायलेंट बिहेवियर के पीछे ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज और लैक ऑफ एम्पैथी होती है, जो साइकोपैथ्स को रैशनलाइज करने में मदद करती है। 3. किलर साइकोपैथ्स के ब्रेन में लो एक्टिविटी इन अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होती है, जो फियर और गिल्ट को सप्रेस करती है। 4. इमोशनली नम साइकोपैथ्स अपनी वायलेंट इंपल्सेस को रैशनल एक्शंस मानते हैं, जिससे वे एक्सट्रीम वायलेंस करते हैं। 5. ब्रेन स्कैन से यह पता चलता है कि साइकोपैथ्स का दिमाग कोल्ड, कैलकुलेटिंग और डिटैच्ड होता है, जिससे वे वायलेंट एक्ट्स को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइनल थॉट्स। चैप्टर 7 में डॉक्टर कील ने किलर साइकोपैथ्स के दिमाग की गहराई से स्टडी की और यह बताया कि उनका दिमाग इमोशनली डिटैच्ड और कोल्डली कैलकुलेटेड होता है, जिससे वे एक्सट्रीम वायलेंस कर सकते हैं। उनका ब्रेन स्ट्रक्चर उन्हें फियर, गिल्ट और एम्पैथी जैसे इमोशंस से डिटैच्ड रखता है, जिससे वे वायलेंट एक्शंस को इजीली एग्जीक्यूट करते हैं। चैप्टर 8, द रूट्स ऑफ साइकोपैथी। इस चैप्टर में डॉक्टर केंट कील साइकोपैथी के शुरुआती कारणों और डेवलपमेंटल फैक्टर्स पर फोकस करते हैं। वह यह समझाने की कोशिश करते हैं कि साइकोपैथी क्यों और कैसे विकसित होती है और इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या रोल होता है। इस चैप्टर में हमें यह जानने को मिलता है कि साइकोपैथी सिर्फ किसी के ब्रेन वायरिंग से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन होती है, जिसमें जेनेटिक्स और अपब्रिंगिंग दोनों का प्रभाव पड़ता है। समरी इन डिटेल। डॉक्टर कील बताते हैं कि साइकोपैथी के रूट्स को समझने के लिए हमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस और अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस दोनों को ध्यान में रखना होगा। वह एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा और जेनेटिक फैक्टर्स मिलकर किसी व्यक्ति को साइकोपैथिक ट्रेट्स विकसित करने की ओर ले जाते हैं। द जेनेटिक फैक्टर। कील ने बताया कि कुछ लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं साइकोपैथी की तरफ। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास साइकोपैथी से संबंधित जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, तो वह ज्यादा लाइकली होता है कि वह इस डिसऑर्डर को डेवलप करेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जेनेटिक स्टडीज से यह पता चला है कि साइकोपैथ्स के फैमिली मेंबर्स में अक्सर भी ऐसे ट्रेट्स पाए जाते हैं। यह जेनेटिक ट्रेट्स ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज से जुड़े होते हैं, जैसे अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इमोशंस और डिसीजन मेकिंग से जुड़े होते हैं। कुछ लोग इमोशनली डिटैच्ड और इंपल्सिव हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके जीन्स ऐसे होते हैं जो उनकी ब्रेन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। कील बताते हैं कि साइकोपैथी इनहेरिटेंस के जरिए फैल सकता है और इसलिए अगर किसी व्यक्ति के परिवार में साइकोपैथ्स रहे हैं, तो उस व्यक्ति में साइकोपैथी विकसित होने का खतरा ज्यादा होता है। द एनवायरमेंटल फैक्टर। कील का कहना है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी साइकोपैथी को प्रभावित करते हैं, खासकर अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा
और अब्यूसिव अपब्रिंगिंग। ये एक्सपीरियंसेस किसी व्यक्ति के इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं और उसे साइकोपैथिक ट्रेट्स की तरफ धकेल सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चाइल्डहुड अब्यूज जैसे फिजिकल और इमोशनल अब्यूज साइकोपैथी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन बच्चों को निग्लेक्ट और वायलेंस का सामना करना पड़ता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कील बताते हैं कि ऐसे बच्चों में एम्पैथी और इमोशनल रेगुलेशन की कमी हो सकती है और यही कमी साइकोपैथिक बिहेवियर को जन्म देती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों ने ट्रॉमेटिक इवेंट्स का सामना किया, उनके ब्रेन स्कैन्स में अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम पाई गई थी, जो साइकोपैथी से जुड़े होते हैं। द इंटरैक्शन बिटवीन जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। डॉक्टर कील ये बताते हैं कि साइकोपैथी का कोई भी व्यक्ति जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर किसी व्यक्ति में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है साइकोपैथी के लिए और वह नेगेटिव चाइल्डहुड एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, तो उसकी साइकोपैथी ज्यादा लाइकली होती है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कील कहते हैं कि यह नेचर वर्स नर्चर की डिबेट का हिस्सा है, क्योंकि साइकोपैथी जेनेटिक्स से भी प्रभावित हो सकती है और एनवायरनमेंट से भी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति में जेनेटिक ट्रेट्स हैं जो उसे इमोशनली डिटैच्ड और इंपल्सिव बनाते हैं और साथ ही उसे अब्यूसिव चाइल्डहुड का सामना भी करना पड़ता है, तो वह पर्सन साइकोपैथी डेवलप कर सकता है। ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए अर्ली इंटरवेंशन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक की रोल निभा सकते हैं साइकोपैथी को रोकने में। द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ साइकोपैथी। कील ने यह बताया कि साइकोपैथी किसी एक समय पर नहीं बनती, बल्कि यह लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक डेवलप होती रहती है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अर्ली चाइल्डहुड। जब एक बच्चा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का सामना करता है, जैसे अब्यूज या निग्लेक्ट, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रभावित होता है। एडोलेसेंस। इस स्टेज पर बच्चों के अंदर इंपल्सिव बिहेवियर और लैक ऑफ एम्पैथी विकसित हो सकते हैं, जो साइकोपैथी के लिए एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। अडल्टहुड। जब यह व्यक्ति अडल्ट लाइफ में पहुंचता है, तो उसका इंपल्सिविटी और वायलेंट बिहेवियर और भी प्रोमिनेंट हो सकता है। कीहल कहते हैं कि अगर साइकोपैथी के अर्ली साइंस को ठीक से आइडेंटिफाई और ट्रीट किया जाए, तो इसे अडल्टहुड में गंभीर रूप से डेवलप होने से रोका जा सकता है। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 8। 1. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन साइकोपैथी के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे व्यक्ति में इमोशनल डिटैचमेंट और इंपल्सिविटी होती है। 2. अर्ली चाइल्डहुड। चैप्टर 9। युवा मनोविज्ञानी। इस चैप्टर में डॉ. केंट कीहल जुवेनाइल साइकोपैथ्स यूथ में साइकोपैथी के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स, किशोर अपराधी, के दिमाग में क्या होता है और कैसे वे साइकोपैथिक ट्रेट्स को डेवलप करते हैं। यह चैप्टर हमें यह समझने में मदद करता है कि किशोरावस्था में साइकोपैथी के सिम्टम्स कैसे दिखते हैं और क्या इसका इलाज संभव है या नहीं। डॉक्टर कीहिल किशोरों में साइकोपैथी को समझने के लिए न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जान सकें कि युवा में क्यों और कैसे वायलेंट बिहेवियर और इमोशनल डिटैचमेंट डेवलप होते हैं। समरी इन डिटेल। डॉक्टर कील बताते हैं कि जुवेनाइल साइकोपैथ्स एडोलेसेंट ईयर्स में अपनी साइकोपैथिक ट्रेट्स को दिखाना शुरू कर सकते हैं और यह ट्रेट्स जीवन के पहले कुछ सालों में ही दिखने लगते हैं। वह कहते हैं कि यह पहचानने के लिए कि कोई किशोर साइकोपैथ है, हमें बिहेवियरल साइंस और ब्रेन पैटर्न्स का विश्लेषण करना चाहिए। जुवेनाइल साइकोपैथी। कील कहते हैं कि किशोरों में साइकोपैथी का रूप एडल्ट्स के मुकाबले थोड़ा अलग हो सकता है। किशोरों में यह बिहेवियर अक्सर इंपल्सिविटी, एग्रेशन और लैक ऑफ एम्पैथी के रूप में दिखता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। किशोरों में साइकोपैथी के साइंस में इमोशनल डिटैचमेंट, इंपल्सिव बिहेवियर और वायलेंस शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर कील बताते हैं कि किशोरों में यह सिम्टम्स अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और ब्रेन डेवलपमेंट से प्रभावित होते हैं। अगर किसी किशोर को चाइल्डहुड ट्रॉमा या अब्यूज का सामना करना पड़ा है, तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट पर गहरा असर पड़ता है। साइकोपैथिक ट्रेट्स। किशोरों में हाइपर एक्टिविटी, थ्रिल सीकिंग बिहेवियर और इंपल्सिविटी के रूप में दिख सकते हैं, जो बड़े होकर वायलेंट बिहेवियर में बदल सकते हैं। साइंस ऑफ जुवेनाइल साइकोपैथी। डॉक्टर कील ने जुवेनाइल साइकोपैथ्स में कॉमन साइंस का उल्लेख किया है, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि किशोर साइकोपैथी का शिकार हो सकता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। 1. एम्पैथी की कमी। जुवेनाइल साइकोपैथ्स में एम्पैथी की कमी होती है
और वे दूसरों के दर्द या सफरिंग को महसूस नहीं कर पाते। उदाहरण, अगर एक किशोर किसी को हर्ट करता है तो उसे गिल्ट या रिग्रेट महसूस नहीं होता। 2. अग्रेसिव बिहेवियर। अग्रेशन और वायलेंस जुवेनाइल साइकोपैथ्स में आम होती है और वे दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने में एंजॉय करते हैं। उदाहरण, वे अक्सर छोटी सी बात पर गुस्से में आ जाते हैं और फिजिकल फाइट्स में इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं। 3. इंपल्सिविटी। जुवेनाइल साइकोपैथ्स में इंपल्सिव बिहेवियर होता है। वे बिना सोचे समझे डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिससे उनके लिए खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है। उदाहरण, एक किशोर शॉपलिफ्टिंग करता है या बिना सोचे समझे डेंजरस एक्टिविटीज में शामिल हो जाता है। 4. डिसेप्टिवनेस। ये किशोर अक्सर दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। उदाहरण, यदि ये किसी को धोखा देते हैं तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वे इसे जस्टिफाइड मानते हैं। द ब्रेन ऑफ अ जुवेनाइल साइकोपैथ। कील ये बताते हैं कि जुवेनाइल साइकोपैथ्स के ब्रेन्स में कुछ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं जो उनकी साइकोपैथिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। इन बच्चों के ब्रेन्स में इमोशनल रेगुलेशन, इंपल्स कंट्रोल और एम्पैथी से जुड़े एरियाज में लो एक्टिविटी होती है, जो उन्हें वायलेंट और इमोशनली डिटैच्ड बनाती है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर कील कहते हैं कि जुवेनाइल साइकोपैथ्स के ब्रेन्स में एमिग्डाला, जो फियर और एग्रेशन को कंट्रोल करता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इंपल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा होता है, में एक्टिविटी कम होती है। अमिग्डाला की लो एक्टिविटी इन किशोरों को फियर या गिल्ट जैसे इमोशन से डिटैच्ड करती है। इसके परिणाम स्वरूप वे वायलेंट बिहेवियर को रैशनलाइज कर सकते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लो एक्टिविटी उन्हें इंपल्सिविटी और पुअर डिसीजन मेकिंग की ओर ले जाती है, जिससे वे रिस्की और डेंजरस बिहेवियर करते हैं। साइकोपैथी एंड जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। कील कहते हैं कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, किशोर अपराध और साइकोपैथी में एक गहरा संबंध है। साइकोपैथिक ट्रेट्स वाले किशोर अक्सर क्रिमिनल बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं और सोशल रूल्स का उल्लंघन करते हैं। यह किशोरों को वायलेंट क्राइम्स, थेफ्ट और अदर इलीगल एक्टिविटीज की ओर धकेल सकता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स को अक्सर साइकोपैथ्स माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी डिलिंक्वेंट्स में साइकोपैथिक ट्रेट्स हों। कुछ किशोर जो डिलिंक्वेंट बिहेवियर करते हैं वे बाद में साइकोपैथिक ट्रेट्स डेवलप कर सकते हैं। डॉ. कील कहते हैं कि यदि ऐसे किशोरों को अर्ली इंटरवेंशन और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट मिले तो उनके वायलेंट बिहेवियर को रोका जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल साइकोपैथ्स। डॉक्टर कील बताते हैं कि जुवेनाइल साइकोपैथ्स का इलाज करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनमें इमोशनल डिटैचमेंट और इंपल्सिविटी होती है। हालांकि अर्ली इंटरवेंशन और थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट से इन किशोरों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। थेरेप्यूटिक प्रोग्राम्स जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT और एम्पैथी ट्रेनिंग जुवेनाइल साइकोपैथ्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन किशोरों को साइकोपैथी के नेगेटिव इफेक्ट्स से बचाने में मदद कर सकती है और उन्हें पॉजिटिव सोशल बिहेवियर की ओर ढकेल सकती है। फैमिली बेस्ड थेरेपी भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह किशोर के होम एनवायरनमेंट को सुधारने में मदद करती है। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 9। 1. जुवेनाइल साइकोपैथ्स में इंपल्सिविटी, एग्रेशन और इमोशनल डिटैचमेंट के कॉमन साइंस होते हैं। 2. अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज जुवेनाइल साइकोपैथ्स के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. ब्रेन अनॉर्मलिटीज जैसे लो एक्टिविटी इन एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जुवेनाइल साइकोपैथ्स के बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। 4. साइकोपैथी और जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी के बीच एक गहरा संबंध है जो वायलेंट क्राइम्स को जन्म दे सकता है। 5. अर्ली इंटरवेंशन और थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट जुवेनाइल साइकोपैथ्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, जिससे उनके वायलेंट बिहेवियर को रोका जा सकता है। फाइनल थॉट्स। चैप्टर 9 में डॉक्टर कील ने जुवेनाइल साइकोपैथ्स की मानसिक स्थिति और उनके बिहेवियर को समझाया। उन्होंने यह बताया कि किशोरों में साइकोपैथी के विकास में जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर्स का योगदान होता है। अगर इन किशोरों को समय रहते मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट मिले तो उनके वायलेंट टेंडेंसीज को कंट्रोल किया जा सकता है। चैप्टर 10 द एथिक्स ऑफ स्टडीइंग साइकोपैथ्स
इस चैप्टर में डॉक्टर केंट कील साइकोपैथ्स का अध्ययन करने के एथिकल चैलेंजेस और मॉरल डिलेमास के बारे में बात करते हैं। वह यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे साइकोपैथी पर रिसर्च करना जरूरी है, लेकिन इस शोध के दौरान एथिकल कंसर्न्स का ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कील ने अपने स्टडीज और रिसर्च में साइकोपैथ्स का गहरा अध्ययन किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में एथिकल गाइडलाइंस और पार्टिसिपेंट राइट्स को संतुलित करना एक कठिन काम है। इस चैप्टर में डॉक्टर कील ने बताया है कि जब आप साइकोपैथ्स जैसे व्यक्तियों के साथ काम करते हैं तो आपको उनकी ह्यूमन डिग्निटी और ऑटोनॉमी का सम्मान करते हुए शोध करना चाहिए। समरी इन डिटेल। डॉक्टर कील बताते हैं कि जब आप साइकोपैथ्स पर रिसर्च करते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रक्रिया में एथिकल बाउंड्रीज को समझें और उनका पालन करें। वह कहते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइकोपैथ्स का अध्ययन करते वक्त उनके राइट्स और वेल बीइंग का ध्यान रखा जाए। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि साइकोपैथी का अध्ययन करना समाज और चिकित्सा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और लागू करना जरूरी है। एथिकल कंसर्न्स इन स्टडीइंग साइकोपैथ्स। कील इस बात को हाईलाइट करते हैं कि साइकोपैथी पर शोध करना बहुत ही संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण काम है। जब आप साइकोपैथ्स पर स्टडी करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी के मेंटल वेलबीइंग या प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करें। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सबसे पहला और महत्वपूर्ण एथिकल इशू जो आता है वह है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। किसी भी रिसर्च स्टडी में भाग लेने से पहले पार्टिसिपेंट को यह स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए कि वह किस प्रकार के स्टडी में भाग ले रहा है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। डॉक्टर कील कहते हैं कि साइकोपैथ्स से कंसेंट लेना थोड़ा जटिल हो सकता है क्योंकि वे अक्सर मैनिपुलेटिव होते हैं और इमोशंस को समझने में सक्षम नहीं होते। इसीलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से इन्फॉर्म्ड कंसेंट दिया गया हो। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। साइकोपैथ्स पर शोध करते वक्त उनकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर कील ने बताया कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन और रिसर्च डेटा को सुरक्षित रखा जाए और किसी तीसरी पार्टी को बिना अनुमति के यह जानकारी न दी जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी साइकोपैथ से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ली जाती है तो वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। यह उसकी प्राइवेसी और ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन नहीं होने देगा। रिस्क ऑफ हार्म। साइकोपैथ्स पर रिसर्च करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि स्टडी के दौरान किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल हार्म या इमोशनल डिस्ट्रेस न हो। डॉक्टर कील कहते हैं कि साइकोपैथी पर शोध करने का उद्देश्य ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को और अधिक हार्म पहुंचाना। एक साइकोपैथ के साथ काम करते वक्त यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह रिसर्च से इमोशनली स्टेबल रहे और उसके मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर न पड़े। द रोल ऑफ रिसर्चर्स। डॉक्टर कील बताते हैं कि रिसर्चर्स का भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनका काम सिर्फ डेटा कलेक्शन तक सीमित नहीं होता, बल्कि उन्हें रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा और भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी। डॉक्टर कील का मानना है कि रिसर्चर्स को ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए और उन्हें रिसर्च एथिक्स का पालन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको साइकोपैथ्स का अध्ययन करते समय बायस और प्रेजुडिसेस से बचना चाहिए। एथिकल इंटीग्रिटी बनाए रखते हुए रिसर्चर्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिसर्च फाइंडिंग्स से साइकोपैथ्स या किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई नुकसान न हो। अवॉइडिंग मैनिपुलेशन। रिसर्चर का एक और प्रमुख एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वे साइकोपैथ्स को मैनिपुलेट न करें। डॉक्टर कील बताते हैं कि साइकोपैथ्स अपनी मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शोधकर्ता को इसे पहचानने और उससे बचने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक साइकोपैथ रिसर्चर के साथ मैनिपुलेटिव बिहेवियर करता है तो रिसर्चर को उसके मैनिपुलेशन से बचते हुए ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहिए। द इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च ऑन सोसाइटी। डॉक्टर कील कहते हैं कि साइकोपैथी पर शोध करने से समाज को कई लाभ हो सकते हैं, जैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट डेवलपमेंट। हालांकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस शोध का इस्तेमाल पॉजिटिव सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए किया जाए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बेटर ट्रीटमेंट मेथड्स। साइकोपैथी पर शोध से इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड्स और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स विकसित किए जा सकते हैं। डॉक्टर कील ने उदाहरण दिया
कि यदि शोधकर्ता साइकोपैथ्स के ब्रेन पैटर्न्स और बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझते हैं तो वे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को और बेहतर बना सकते हैं। यह समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे साइकोपैथिक बिहेवियर को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। प्रिवेंटिंग क्राइम। साइकोपैथ्स पर अध्ययन करने से यह भी समझा जा सकता है कि उन्हें सोसाइटी में डेंजरस बिहेवियर करने से कैसे रोका जा सकता है। डॉक्टर कील का कहना है कि अगर हम साइकोपैथी के रूट कॉजेज और ब्रेन एक्टिविटी को समझते हैं तो हम उन उपायों को लागू कर सकते हैं जो समाज को वायलेंट क्राइम से बचा सकते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 10। 1. इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना और प्राइवेसी का सम्मान करना साइकोपैथ्स पर शोध करते समय सबसे बड़ी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2. साइकोलॉजिकल हार्म और इमोशनल डिस्ट्रेस से बचने के लिए एथिकल गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। 3. रिसर्चर्स का कर्तव्य है कि वे साइकोपैथ्स को मैनिपुलेट न करें और इंटीग्रिटी बनाए रखें। 4. साइकोपैथी पर शोध से ट्रीटमेंट डेवलपमेंट और क्राइम प्रिवेंशन में मदद मिल सकती है। 5. एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टिसिपेंट सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना चाहिए ताकि साइकोपैथ्स के अध्ययन से समाज को फायदेमंद परिणाम मिल सकें। फाइनल थॉट्स। चैप्टर 10 में डॉक्टर कील ने साइकोपैथी पर रिसर्च करने के एथिकल एस्पेक्ट्स को समझाया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्राइवेसी और इमोशनल वेलबीइंग का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि साइकोपैथ्स पर शोध करते समय हम उनके ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन न करें। इस चैप्टर से हमें यह भी समझने को मिलता है कि रिसर्च का उद्देश्य सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं होना चाहिए बल्कि यह समाज के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने वाला होना चाहिए। चैप्टर 11, कैन वी फिक्स अ साइकोपैथ। इस चैप्टर में डॉक्टर केंट कील साइकोपैथ्स के इलाज, ट्रीटमेंट की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। वह यह समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम साइकोपैथी को ठीक कर सकते हैं और क्या इसके इलाज के लिए कोई प्रभावी तरीका मौजूद है। डॉक्टर कील बताते हैं कि साइकोपैथी एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है और इस पर शोध करने के बाद भी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हालांकि वह यह भी कहते हैं कि कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स और इंटरवेंशन से साइकोपैथिक टेंडेंसीज को कम किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। समरी इन डिटेल। डॉक्टर कील इस चैप्टर में साइकोपैथी के इलाज के बारे में विभिन्न विचारों को पेश करते हैं। वह बताते हैं कि साइकोपैथी का इलाज करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है और इसका इलाज कन्वेंशनल थेरेपी से नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने कुछ तरीकों और इलाज की विधियों का जिक्र किया है जो साइकोपैथ्स की मदद करने में सहायक हो सकते हैं। द चैलेंज ऑफ ट्रीटिंग साइकोपैथ्स। डॉक्टर कील बताते हैं कि साइकोपैथी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और यह किसी भी मेंटल इलनेस से अलग होता है। यह ब्रेन्स इमोशनल एंड डिसीजन मेकिंग सेंटर से संबंधित होता है और यह जेनेटिक और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स का मिश्रण हो सकता है। इसलिए इस बीमारी को ठीक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह इमोशनल फंक्शनिंग और इंपल्स कंट्रोल पर असर डालता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। साइकोपैथ्स इमोशनल डिटैचमेंट। साइकोपैथ्स का इमोशनल डिटैचमेंट उनके इलाज में सबसे बड़ी बाधा है। वे अपने कार्यों के परिणामों को महसूस नहीं करते और दूसरों के दर्द से अनजान होते हैं। इस लैक ऑफ एम्पैथी के कारण वे थेरेपी में नहीं एंगेज करते हैं और किसी ट्रीटमेंट का फायदा नहीं उठा पाते। उदाहरण, अगर आप साइकोपैथ से कहें कि उसे अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए तो उसे शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे एम्पैथी की कमी होती है। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डॉक्टर कील ने बताया कि साइकोपैथ्स के ब्रेन्स में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, खासकर एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। एमिगडाला का काम इमोशंस और फियर को नियंत्रित करना होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम इंपल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को नियंत्रित करना होता है। इन हिस्सों में कम एक्टिविटी साइकोपैथी के लक्षणों को बढ़ाती है, जिससे इलाज करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, जब कोई साइकोपैथ किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसका ब्रेन इस नुकसान के बारे में महसूस नहीं करता क्योंकि अमिगडाला ठीक से काम नहीं करता। करंट ट्रीटमेंट्स फॉर साइकोपैथी। डॉक्टर कील बताते हैं कि अब तक साइकोपैथी के इलाज के लिए कुछ उपचार विधियां और तकनीकें विकसित की गई हैं, लेकिन इनमें सफलता की दर बहुत कम रही है। हालांकि कुछ थेरेप्यूटिक अप्रोचेस और इंटरवेंशन से साइकोपैथ्स के बिहेवियर को बेहतर किया जा सकता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी। डॉक्टर कील कहते हैं कि सीबीटी का उपयोग साइकोपैथ्स के इंपल्स कंट्रोल और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। यह थेरेपी थॉट पैटर्न्स और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को समझने और बदलने पर आधारित है। हालांकि यह मेथड साइकोपैथ्स के लिए उतनी प्रभावी नहीं हो सकती क्योंकि उनमें सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी की कमी होती है। एग्जाम्पल, यदि कोई साइकोपैथ सीबीटी के माध्यम से अपनी एग्रेसिव टेंडेंसीज को सुधारने की कोशिश करता है तो वह केवल सरफेस लेवल बिहेवियर बदल सकता है, लेकिन वह वास्तव में इमोशनल चेंजेस महसूस नहीं करता। साइकोफार्माकोलॉजी, मेडिकेशन का उपयोग भी कुछ साइकोपैथिक ट्रेट्स जैसे इंपल्सिविटी और एग्रेशन को कम करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर कील का कहना है कि दवाइयां केवल सिम्टम्स को कम कर सकती हैं, लेकिन यह साइकोपैथी का इलाज नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, कुछ मेडिकेशंस डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करके इंपल्सिव बिहेवियर को कम कर सकती हैं, लेकिन यह इमोशनल डिटैचमेंट और लैक ऑफ एम्पैथी को ठीक नहीं करती। सोशल एंड एनवायरनमेंटल इंटरवेंशंस, सोशल इंटरवेंशंस और एनवायरनमेंटल चेंजेस भी साइकोपैथ्स के इलाज में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर कील का कहना है कि अगर साइकोपैथ्स को पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सोशल एंगेजमेंट प्रदान किया जाए तो यह उनके बिहेवियर को सुधार सकता है। उदाहरण, यदि एक साइकोपैथ को सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मिले तो उसकी इंपल्सिविटी और एग्रेशन में कमी आ सकती है क्योंकि वे दूसरों से कनेक्शन महसूस करेंगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन, डॉक्टर कील यह स्वीकार करते हैं कि साइकोपैथ्स का इलाज करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ साइकोपैथ्स को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है यदि उन्हें सही इंटरवेंशंस और ट्रीटमेंट मिले। उन्होंने कहा कि अर्ली इंटरवेंशन और कंसिस्टेंट थेरेपी से कुछ साइकोपैथ्स की वायलेंट टेंडेंसीज को कम किया जा सकता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अर्ली इंटरवेंशन, डॉक्टर कील बताते हैं कि अगर साइकोपैथी के लक्षण जल्दी पहचाने जाएं, तो अर्ली इंटरवेंशन से बिहेवियर को नियंत्रित किया जा सकता है। यह इंटरवेंशन किशोरावस्था में ही शुरू होनी चाहिए ताकि साइकोपैथी के लक्षणों का प्रभाव अधिक न बढ़े। उदाहरण, यदि एक किशोर में साइकोपैथिक ट्रेट्स दिखते हैं तो अगर उसे थेरेपी और सोशल सपोर्ट दिया जाता है तो वह आगे चलकर वायलेंट बिहेवियर को रोक सकता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, साइकोपैथी का इलाज एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। केहिल मानते हैं कि साइकोपैथ्स को कंसिस्टेंट थेरेपी और मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है ताकि उनका बिहेवियर ठीक हो सके। एग्जाम्पल, यदि एक साइकोपैथ को लाइफ लॉन्ग थेरेपी और सुपरविजन मिले तो उसे सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी सिखाया जा सकता है, जिससे वह समाज में बेहतर तरीके से रह सके। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 11। 1. साइकोपैथी का इलाज बहुत कठिन है क्योंकि यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। 2. इमोशनल डिटैचमेंट और इंपल्सिविटी को सुधारना एक बड़ा चैलेंज है। 3. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी और दवाएं कुछ लक्षणों को सुधार सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से साइकोपैथी को ठीक नहीं कर सकते। 4. अर्ली इंटरवेंशन और लॉन्ग टर्म थेरेपी से कुछ साइकोपैथ्स को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। 5. सोशल सपोर्ट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी साइकोपैथिक टेंडेंसीज को कम करने में सहायक हो सकते हैं। फाइनल थॉट्स, चैप्टर 11 में डॉक्टर कील ने साइकोपैथी के इलाज की चुनौतियों और संभावनाओं को समझाया। उन्होंने यह बताया कि साइकोपैथी का इलाज पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन और अप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स से साइकोपैथ्स के बिहेवियर को बेहतर किया जा सकता है। यह चैप्टर हमें यह समझने में मदद करता है कि साइकोपैथी एक क्रॉनिक कंडीशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट और कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। चैप्टर 12, द फ्यूचर ऑफ साइकोपैथी रिसर्च। इस चैप्टर में डॉक्टर केंट कील साइकोपैथी रिसर्च के भविष्य के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि साइकोपैथी पर वर्तमान में जो शोध हो रहे हैं वे कितने महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में इस क्षेत्र में इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर कील यह समझाते हैं कि साइकोपैथी को समझने और ट्रीटमेंट में सुधार के लिए नई टेक्नोलॉजीज और रिसर्च टेक्निक्स का उपयोग किया जा सकता है। इस चैप्टर में वह साइकोपैथी रिसर्च के भविष्य की दिशा, इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस और सोसाइटी पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। समरी इन डिटेल,
डॉक्टर कील इस चैप्टर में साइकोपैथी रिसर्च के विकास और भविष्य की दिशा को स्पष्ट करते हैं। वह बताते हैं कि वर्तमान में साइकोपैथी पर जो रिसर्च हो रही है उसमें नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और न्यूरोसाइंस के क्षेत्रों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जेनेटिक रिसर्च, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स और एडवांस्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट से साइकोपैथी को समझने में और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स खोजने में मदद मिल सकती है। द रोल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन साइकोपैथी रिसर्च। डॉक्टर कील ने न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की है और बताया है कि भविष्य में न्यूरोसाइंस और जेनेटिक रिसर्च का साइकोपैथी रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स और जेनेटिक मैपिंग से यह समझने में मदद मिल सकती है कि साइकोपैथी के पीछे के न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और पीटी स्कैन्स, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी का उपयोग साइकोपैथी के अध्ययन में किया जा सकता है। डॉक्टर कील का कहना है कि इन तकनीकों का उपयोग करके हम यह देख सकते हैं कि साइकोपैथ्स के ब्रेन्स में किस प्रकार के एबनॉर्मैलिटीज होते हैं और यह कैसे उनके बिहेवियर को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, यदि हम एफएमआरआई का उपयोग करें तो हम देख सकते हैं कि साइकोपैथ्स के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला में कोई एक्टिविटी नहीं होती जो उनकी इंपल्स कंट्रोल और एम्पैथी को प्रभावित करती है। जेनेटिक रिसर्च। डॉ. कील कहते हैं कि जेनेटिक रिसर्च से यह पता चल सकता है कि क्या साइकोपैथी किसी व्यक्ति की जेनेटिक्स के कारण होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बारे में अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि क्या यह कंडीशन इनहेरिटेड होती है और क्या इसे किसी स्पेसिफिक जीन्स द्वारा ट्रिगर किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम जेनेटिक मैपिंग करें तो यह पता लग सकता है कि कुछ लोग ऐसे जीन्स के कैरियर होते हैं जो साइकोपैथी का कारण बन सकते हैं। द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ साइकोपैथी रिसर्च ऑन सोसाइटी। डॉक्टर कील ने बताया कि साइकोपैथी रिसर्च का भविष्य सोसाइटी पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यदि हम साइकोपैथी के लक्षणों और उसके न्यूरोबायोलॉजिकल कारणों को समझते हैं तो हम इसके लिए बेहतर ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स तैयार कर सकते हैं। इससे साइकोपैथ्स के वायलेंट टेंडेंसीज को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान मिल सकता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बेटर ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। डॉक्टर कील मानते हैं कि साइकोपैथी रिसर्च से हम साइकोपैथ्स के इलाज के नए तरीके खोज सकते हैं। अगर हम उनके ब्रेन पैटर्न्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को बेहतर तरीके से समझते हैं तो हम उन्हें इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स दे सकते हैं जो उनके एग्रेसिव बिहेवियर को कम करने में मदद करें। एग्जाम्पल, अगर हम साइकोपैथ्स के ब्रेन एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इलाज के नए तरीके विकसित करें तो हम उनके इम्पल्सिविटी और लैक ऑफ एम्पैथी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर सिखा सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। डॉक्टर कील ने यह भी बताया कि भविष्य में हम साइकोपैथी के लक्षणों का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। यदि हम साइकोपैथी के लक्षणों को अर्ली चाइल्डहुड में पहचान सकते हैं तो हम समय रहते इलाज और इंटरवेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों के साइकोपैथिक ट्रेट्स को जल्दी पहचानें तो हम उन्हें थेरेपी और सोशल सपोर्ट देकर उनके अग्रेसिव टेंडेंसीज को नियंत्रित कर सकते हैं। एथिकल कंसर्न्स इन द फ्यूचर ऑफ साइकोपैथी रिसर्च। डॉक्टर कील इस बात पर भी जोर देते हैं कि भविष्य में साइकोपैथी रिसर्च में एथिकल कंसर्न्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। साइकोपैथ्स पर जेनेटिक और ब्रेन इमेजिंग रिसर्च करते समय प्राइवेसी और कंसेंट जैसे एथिकल इश्यूज का पालन करना चाहिए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। प्राइवेसी एंड कंसेंट। डॉक्टर कील का कहना है कि ब्रेन इमेजिंग और जेनेटिक टेस्टिंग करते वक्त साइकोपैथ्स के प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। उन्हें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जानी चाहिए ताकि वे अपने डेटा को इस्तेमाल करने के लिए सहमति दें। एग्जाम्पल, जब हम साइकोपैथ्स पर ब्रेन स्कैन्स करते हैं तो हमें उन्हें यह बताना चाहिए कि हम उनका डेटा कैसे उपयोग करेंगे और क्या यह उनके पर्सनल प्राइवेसी को प्रभावित करेगा। यूज ऑफ रिसर्च इन ट्रीटमेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन। डॉक्टर कील कहते हैं कि साइकोपैथी रिसर्च का उद्देश्य क्राइम प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, न कि किसी के फ्रीडम को छीनना। यह रिसर्च पब्लिक सेफ्टी को बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे गलत तरीके से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल,
अगर हम साइकोपैथी रिसर्च से अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स विकसित करते हैं तो हम वायलेंट टेंडेंसीज को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे एथिकली और रिस्पॉन्सिबली लागू किया जाए। की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 12। 1. न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे ब्रेन इमेजिंग और जेनेटिक रिसर्च से साइकोपैथी को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। 2. साइकोपैथी रिसर्च से इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स और रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स विकसित किए जा सकते हैं। 3. अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन से साइकोपैथी के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। 4. एथिकल कंसर्न्स का ध्यान रखना आवश्यक है, खासकर प्राइवेसी और कंसेंट के मामले में। 5. साइकोपैथी रिसर्च का उद्देश्य पब्लिक सेफ्टी बढ़ाना और रिहैबिलिटेशन करना होना चाहिए, न कि किसी को नियंत्रित करना। अंतिम विचार। अध्याय 12 में डॉक्टर कीहल ने साइकोपैथी रिसर्च के भविष्य की दिशा और उसमें हो रहे इनोवेशंस पर बात की। उन्होंने यह बताया कि न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे ब्रेन इमेजिंग और जेनेटिक रिसर्च से हम साइकोपैथी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इसके इलाज के नए तरीके खोज सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एथिकल कंसर्न्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इस शोध का इस्तेमाल पब्लिक सेफ्टी और रिहैबिलिटेशन के लिए किया जाए।